हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए, इस चैप्टर का जो मेन पर्पस है, द एम ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू टीच यू कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो आपके आसपास हो रहे हैं, ठीक है, जैसे आप अपनी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, और आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो किस तरह से उन केमिकल रिएक्शंस को आप इक्वेशन में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज हो रहा है और उस चेंज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक इक्वेशन की फॉर्म में। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है इस चैप्टर की, कि अगर आप अपने आसपास हो रहे केमिकल या फिजिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको लिख सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, तो उससे आपको उनकी केमिस्ट्री समझने में मदद मिलेगी। आपको समझ आएगा कि क्या इनिशियली आपके पास सब्सटेंस था और वो किस चीज़ में बदल रहा है। अगर वो चेंज हो रहा है, ए से वो बी बना रहा है, तो वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो इससे आपको केमिस्ट्री को बेसिक लेवल पे समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। और कभी भी अपने सिलेबस को ये सोच के मत पढ़ें कि आपको इसमें सिर्फ अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं। बेसिकली आपको केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से, ठीक है, मज़े में पढ़ना है। इट हैज़ टू बी अ फन ओरिएंटेड वे। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन योर प्रेपरेशन फॉर द जेई एंड पीएमटी एग्जाम्स। कि जब आप 11th एंड 12th में जाएंगे तो आपको पास जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के वो डिफरेंट नहीं है। यही चैप्टर्स ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा एडवांस लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। तो देखिए, अगर हम आसपास की बात करें तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अगर आप गर्मियों में दूध को बाहर रख देते हैं, मतलब आप फ्रिज में उसको नहीं रखते हैं, ठीक है, बाहरी रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि दूध ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये इमेज मैंने यहाँ पर आपको दिखाई कि इस तरह का कुछ दूध में चीज़ें होती हैं कि दूध जो यूनिफॉर्म था उसमें क्लम्प्स बनने लग जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का पनीर जैसी चीज़ बनने लग जाती है और वो इकट्ठी होती जाती है और बाकी आप देख सकते हैं कि पानी पानी सा अलग हो जाता है। तो ये क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया दूध में प्रेजेंट होते हैं, पर उन बैक्टीरिया की ग्रोथ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छे से होती है, जिससे वो दूध में प्रेजेंट लैक्टोज को कन्वर्ट करते हैं फाइनली लैक्टिक एसिड में, और ये लैक्टिक एसिड ही दूध को ख़राब करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब दूध को उबाल दिया जाए तो उसके बाद उसको पहले थोड़ा सा ठंडा होने दें। इमीडिएटली फ्रिज में नहीं डालते, क्योंकि इमीडिएटली अगर आप डालेंगे तो जो टेम्परेचर के सडन चेंजेस हैं, एकदम से अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो उससे भी बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है। तो थोड़ा सा दूध ठंडा हो जाए उसके बाद हम उसको फ्रिज में डालते हैं। ओके, तो ये केमिकल प्रोसेस है। बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को, लैक्टोज, इस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहे हैं लैक्टिक एसिड में। तो केमिकली चेंज हो रहा है दूध, और उसकी वजह से आपको ये दिखाई देता है। और धीरे धीरे फाइनली हम क्या करते हैं इसमें, आप उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें नींबू डाल देंगे और उससे वो फाइनली पनीर उसका बन जाएगा। ओके, अब देखिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज एन आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। आप लोहे का कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है, आप एक कील ले सकते हैं या छोटा सा उसका कोई पीस ले सकते हैं। उसको अगर आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने 3 पर्टिकुलर केस स्टडी करेंगे। देखिए, पहला टेस्ट ट्यूब में क्या है, ट्यूब ए, यहाँ पर हमने नेल को, इस कील को पानी में डाल दिया और ऊपर से इसको कॉर्क लगा के बंद कर दिया। तो अब आपने ट्यूब को सील कर दिया है, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ पर पानी तो है ही है, साथ में एयर भी है। तो एयर और पानी है, तो आप कुछ दिनों के बाद देखोगे तो उसमें क्या होगा, या 1-2 दिनों के अंदर ही इसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो आप छोटे छोटे से आपको दाग उस पर पड़ते हुए दिख जाएंगे। सेकंड केस ट्यूब बी का अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है, अब हमने उसी टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड वाटर लिया। देखिए, बॉइल्ड वाटर में डिफरेंस क्या होता है, जब आप पानी को उबाल देते हैं तो उसमें जो भी गैसेज डिज़ोल्व होती हैं,
पानी में गैसेस होती हैं, पानी में एयर होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत कम होती है, बट उसमें वो एयर डिजॉल्व होती है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है, ठीक है। तो इस बॉइल्ड वाटर में जो एयर डिजॉल्व थी वो निकल चुकी है बॉइलिंग के टाइम पे, ओके। अब इसमें एयर नहीं है। अब इसके ऊपर आपने ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने से क्या होगा, ऑयल की एक लेयर बन जाएगी। अब ऑयल ऊपर से अगर डाल देंगे तो वापस एयर इसमें नहीं घुस पाएगी पानी में, और फिर आपने ऊपर से इसको कॉर्क लगा के सील कर दिया, ठीक है। थर्ड केस में क्या किया, आपने पानी नहीं लिया, आपने सिर्फ इस कील को लिया और उसको रखा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कहीं भी मॉइस्चर मिलेगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो और बाकी इस ट्यूब में क्या रहेगी, ड्राई एयर। ड्राई एयर क्यों रखी गई, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो है ये मॉइस्चर को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एयर में कोई मॉइस्चर नहीं रहेगा तो एयर कैसी होगी, एकदम ड्राई, ठीक है। ये 3 केसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि केस ए में, ट्यूब ए में तो नेल के ऊपर रस्टिंग हुई, बी और सी में ऐसे कोई दाग नहीं दिखाए गए हैं। इसका मतलब कि बी और सी में रस्टिंग नहीं हो रही है। अब क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि रस्टिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज एयर भी होनी चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। अकेला वाटर प्रेजेंट होगा तभी रस्टिंग नहीं होगी, अकेली एयर प्रेजेंट होगी तभी रस्टिंग नहीं होगी। तो पहले केस में एयर भी है और वाटर भी है, और एयर पानी में डिजॉल्व हो रही है इसलिए रस्टिंग कर पा रही है। सेकंड केस में पानी तो है आपके पास बॉइल्ड वाटर, पर इसके ऊपर जो आपने ऑयल डाल दिया उसकी वजह से एयर वापस इसमें नहीं घुस पाएगी, तो ये कैसा रहेगा, वाटर विदाउट डिजॉल्व्ड एयर, ऐसा पानी जिसमें एयर घुली हुई नहीं है, तो ये रस्टिंग नहीं कर पाएगा। तीसरे केस में सिर्फ एयर है, कोई मॉइस्चर नहीं है हमारे पास, तो बिना मॉइस्चर के या बिना वाटर मॉलिक्यूल्स के भी रस्टिंग नहीं होती। तो ये आपको इसमें समझना है। तो रस्टिंग में होता क्या है, जो आयरन है सॉलिड ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3.XH2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, कि रस्ट में आयरन के साथ क्या अटैच हो जाती है, ऑक्सीजन। देखिए Fe2O3 के 2 आयरन के एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम, ये मिलके Fe2O3 बनाते हैं, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इनके साथ लगते हैं। कितने लगते हैं ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, इसलिए इसको हमने X डिनोट किया है। अब थर्ड आप केस देख सकते हैं, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। तो आपने वाइन्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। वाइन्स कैसे बनती हैं, तो जो ग्रेप्स हैं आपके अंगूर हैं, अंगूरों को फर्मेंट किया जाता है, ठीक है, उनको सड़ाया जाता है। तो उसमें जो यीस्ट है, ईस्ट अंगूरों में जो प्रेजेंट ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल, इसीलिए इनको अल्कोहलिक बेवरेज कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस कंटेनर, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बहुत डिफरेंट कंटेनर्स, वुडन कंटेनर्स यहाँ पर रखे गए हैं और इनमें ये अंगूर रखे गए हैं। अब ये धीरे धीरे फर्मेंटेशन, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होंगे, सड़ेंगे, उससे अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल बनेगा, और फाइनली प्रोसेसिंग की जाएगी इस मिक्सचर की, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, वाइन, ठीक है। तो वाइन कैसे बनती है, ग्रेप्स की फर्मेंटेशन से, ठीक है। तो फर्मेंटेशन में भी क्या हो रहा है, आपके पास ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ग्रेप्स में, ग्लूकोज को ईस्ट कन्वर्ट करता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, इथेनॉल रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक तरह का केमिकल चेंज हो रहा है, ग्लूकोज किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। फिर हम खाना पकाने की बात करते हैं, फूड इज़ कुक्ड। जब आप खाना बनाते हैं तो उसके टेस्ट में डिफरेंस आता है, उसके कलर में डिफरेंस आता है, टेक्सचर में, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप खाने की आइटम को थोड़े दिनों तक रख दें तो वो धीरे धीरे क्या होगा, अपनी अपीयरेंस उसकी चेंज होती रहेगी, वो धीरे धीरे सड़ने लगेगी। तो उसके सड़ने के पीछे कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस जिनको आप कुकिंग के टाइम फास्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो जब आप किसी खाने को पका रहे हैं, किसी चीज़ को पका रहे हैं, तो आप उसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करने से उसके अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज आता है, उसके कलर में चेंज आएगा, उसके टेस्ट में चेंज आएगा, ठीक है। तो कुकिंग भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन करवा रही है। फिर हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, आप जो खाते हैं वो बॉडी में अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है,
ग्लूकोज में, और उस ग्लूकोज से बॉडी एनर्जी लेती है, कि ग्लूकोज फाइनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब भी आप बीमार होते हैं, बहुत वीकनेस आ जाती है, आप खाना नहीं खा सकते, तो तब आपको डॉक्टर क्या देता है, ग्लूकोज देता है, आपको ग्लूकोज लगाया जाता है। तो ग्लूकोज फाइनली बॉडी में डायरेक्टली आपको एनर्जी देता है। तो जो आप खाना खाते हैं वो भी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है और एनर्जी बनाता है। अगर आपको डायरेक्टली ग्लूकोज दे दिया जाए तो उतना जो टाइम लगेगा खाने को पचने में वो बचेगा। फिर बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की। जब आप ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब आप ब्रीद इन करते हैं, ठीक है, तो ब्रीद इन में हम ऑक्सीजन गेन करते हैं, ठीक है, हमारे लंग्स एक्सपैंड करते हैं और ऑक्सीजन आती है और वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड उसको पूरी बॉडी में के सारे डिफरेंट ऑर्गन्स में लेके जाता है, जहाँ उस ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है कुछ रिएक्शंस करवाने के लिए जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। और उन रिएक्शंस में जो ऑक्सीजन कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड वापस लेके आता है और उसको हम एक्सहेल करके वापस छोड़ देते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ब्लड में जाती है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचती है, वहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी होती है उसको वापस लाते हैं। तो यहाँ भी डिफरेंट तरह के केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में भी केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व हैं। तो इन सभी हमने 6 एक्टिविटीज़ को अभी समझा। तो इन सब में हमें क्या समझ आया कि बेसिकली इन सभी में एक पर्टिकुलर चीज़ किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब उसकी वजह से जो एक चेंज आ रहा है, केमिकल चेंज आ रहा है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आपने प्रीवियस क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ा होगा कि चेंजेस 2 तरह के होते हैं। आप एक फिजिकल चेंज आप लिखते हैं और एक लिखते हैं आप केमिकल चेंज। देखिए इन दोनों चेंजेस में क्या डिफरेंस है। अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी आपका आइस की फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और वेपर फॉर्म में भी हो सकता है। तो तीनों में अगर मैं H2O को आइस में लूँ, मतलब सॉलिड है, या H2O को लिक्विड फॉर्म में लूँ, या H2O को मैं वेपर फॉर्म में लूँ, तो तीनों में क्या केमिकली कोई डिफरेंस है? क्या मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस आ गया, या उसकी केमिकल नेचर में, उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है? नहीं है, क्योंकि तीनों में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, फॉर्मूला तो सेम है H2O। ओके, तो केमिकली कोई चेंज नहीं आ रहा, फिजिकली चेंज आ रहा है, उसकी शेप में चेंज आ गया। आइस में वो सॉलिड हो गया, ठीक है, उसको आपने गर्म किया तो वो पानी बन गया, लिक्विड हो गया, और गर्म किया तो वेपर बन गया। तो उसकी फॉर्म में, उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, ठीक है, उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, ठीक है। अब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी धीरे धीरे एक्सपैंड करता है। किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो फैलती है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी में चेंज आ सकता है, बट चीज़ वही रही। अगर आप रबर का एक पीस लेके उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो रबर चेंज नहीं होगा, बट वो धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, जहाँ पर उनकी अपीयरेंस में, उनके फॉर्म में, उनके कलर में, उनके डेंसिटी में, उनकी वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। पर केमिकल चेंज का मतलब है, जैसे कि रिएक्शन लिखा आपने H2 + O2 गिव्स यू H2O। अब आपने इनिशियली क्या लिया, H2 और O2। H2 की प्रॉपर्टी है जलने की, H2 हाइड्रोजन गैस जलती है बहुत इजीली, और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है ये जलने में हेल्प करता है, इट सपोर्ट्स कंबशन। तो ये दोनों गैसेज जो आप ले रहे हो ये तो आग लगाने वाली चीज़ें हैं, पर जो ये बना रही हैं फाइनली वाटर, उससे आग बुझाई जाती है। तो जो बना फाइनली वो इनिशियल जो आपने लिया था उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट था। उसका फॉर्मूला कुछ और है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और है, उसकी नेचर कुछ और है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ और है। तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज, यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़, जहाँ पर हम और डिटेल में थोड़ा समझेंगे कि क्या होता है। फर्स्ट एक्टिविटीज़, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो पहले आप क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन को लेंगे, ठीक है, छोटी सी स्ट्रिप ले सकते हैं आप मैग्नीशियम मेटल की, उसको पहले आप साफ करेंगे, ठीक है, सैंड पेपर से उसको साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि उस मेटल के सरफेस पे हो सकता है कि, क्योंकि वो बाहर एयर में आपने रखा, आपने घर में देखा होगा कि तांबे के बर्तन पड़े होते हैं या कॉपर के बर्तन उसमें पड़े होते हैं आपके पास, तो
क्या होता है, धीरे धीरे उनका कलर खराब होने लगता है, उनकी शाइन कम होती है। वो शाइन क्यों कम होती है? क्योंकि एयर में प्रेजेंट गैसेस के साथ वो रिएक्ट करता है और उसके सरफेस पे एक लेयर सी जम जाती है। ठीक है, आप अगर अब सिल्वर की ज्वेलरी आपने अगर पहनी है तो आप देखेंगे कि सिल्वर भी धीरे धीरे अपनी शाइन छोड़ता है। ठीक है, उसको धीरे धीरे कुछ दिन के बाद साफ़ करना पड़ता है, तो उसके ऊपर एक जो लेयर बनती है वो हटानी पड़ती है। तो मैग्नीशियम रिबन को पहले हम क्यों साफ़ करते हैं सैंड पेपर से, कि उसके ऊपर कोई भी ऑक्साइड की लेयर बनी है तो वो निकल जाए, ताकि बिल्कुल प्योर मैग्नीशियम ही यहाँ पर हम यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए अब हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपको दिखेगा कि जब मैग्नीशियम को आप बर्न करते हैं तो क्या होता है। तो उसमें देखेगा कि जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो एकदम से नहीं जलता, पर जब आग पकड़ता है तब एकदम से क्या चेंज आता है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक ये जो ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम की छोटी स्ट्रिप, इसको हम गर्म कर रहे हैं तो एकदम से नहीं जलेगा। अब देखिए धीरे धीरे, अभी एग्जैक्टली देखिए इतनी ज़्यादा जो लाइट प्रोड्यूस हुई, इसी को कहा जाता है कि मैग्नीशियम बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम। ठीक है, इतनी ज़्यादा लाइट ये जनरेट करता है इमीडिएटली, जैसे ये जलना स्टार्ट करेगा, कि उस लाइट में अल्ट्रा वायलेट लाइट बहुत ज़्यादा होती है और अल्ट्रा वायलेट लाइट आपकी आइज़ के रेटिना को डैमेज करती है। इसलिए कभी अगर आप ये रिएक्शन या ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसमें आपको आई ग्लासेस पहनने हैं जो आपको यूवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हों। ठीक है, तो अब हमने देखा कि मैग्नीशियम किस तरह से एकदम से, जैसे जब आग पकड़ता है तो डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। तो जब मैग्नीशियम आपने उसकी बर्निंग की तो एग्जैक्टली हुआ क्या? ठीक है, क्या चेंजेस क्या है? तो इनिशियली आपके पास क्या था, मैग्नीशियम प्लस जब वो जलता है एयर में तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब इसकी डिटेल के इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2, दैट इज मिक्सिंग ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन विद द KI सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेड नाइट्रेट, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। तो इस अगर डायग्राम में आपको पहले मैं दिखा दूं, देखिए यहाँ पर जिस बीकर को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो बीकर ऊपर वाला दिखाई दे रहा है जिससे आप कुछ डाल रहे हैं नीचे रखे गए बीकर में, ऊपर वाले बीकर में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, और नीचे जो रखा गया बीकर है जो सरफेस पे पड़ा हुआ है इसमें है लेड नाइट्रेट। तो इनिशियली अगर आप देखें तो दोनों में जो लिक्विड है वो ट्रांसपेरेंट है, उसका कोई कलर नहीं है, पर जैसे ही आप इनको मिक्स कर रहे हैं, जैसे ही वो मिक्स हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सडनली येलो कलर बन रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ पर भी कांटेक्ट में दोनों आ रहे हैं वहाँ एकदम से येलो कलर बन जा रहा है, और उसके बाद फाइनली ये येलो कलर नीचे सेटल हो गया, मतलब ये प्रेसिपिटेट बनकर नीचे सेटल हो जा रहा है। तो जिस चीज़ की वजह से ये येलो कलर आ रहा है मतलब वो सॉलिड होगी, इसीलिए वो फाइनली नीचे बैठ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला, ये देख सकते हैं आप, पोटेशियम आयोडाइड जो KI है, ये जब आप पानी में इसको डिज़ोल्व करेंगे, ये तो पहले सॉलिड होगा, पानी में डालेंगे तो पानी में ये K पॉजिटिव आयंस और I नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा। वैसे ही जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 ट्वाइस, इसको जब आप पानी में डालते हैं तो ये Pb2 पॉजिटिव, लेड 2 पॉजिटिव आयन और NO3 1 नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। फिर क्या होगा, जब ये दोनों लिक्विड मिक्स किए जाएंगे, ये जो K पॉजिटिव है अब ये कंबाइन कर जाएगा NO3 के साथ, और ये लेड 2 पॉजिटिव है ये कंबाइन कर जाएगा I नेगेटिव के साथ। तो मिक्सिंग करने पे आपके पास बनता क्या है, K पॉजिटिव और NO3 मिला के बनाता है KNO3। ठीक है, और लेड 2 पॉजिटिव और I नेगेटिव मिला के बनाएंगे PbI2। I2 क्यों, क्योंकि एक लेड पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और एक आयोडीन पे 1 नेगेटिव है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो 2 आयोडीन चाहिए। तो ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। इनमें जो PbI2 है ये सॉलिड फॉर्म में रहता है और इसी का येलो कलर आता है, और ये फाइनली रिएक्शन मिक्सचर में नीचे बैठ जाएगा। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन। अब हम इसका एक वीडियो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में ये जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड दिया गया है, दिस इज कॉल्ड लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट हमने लिया, अब इसमें हम एकदम से एक ड्रॉप पोटेशियम आयोडाइड की डाल रहे हैं।
तो देखा आपने क्या हुआ, जैसे ही ड्रॉप कांटेक्ट में आई विदाउट एनी डिले यहां पर क्या हो गया, रिएक्शन हो गया और येलो कलर अपीयर हो गया। तो आई थिंक सेकेंड एक्टिविटी भी आपको क्लियर है कि क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये रिएक्शन हुआ, मतलब जो इनिशियली आपने लिया था वो था KI प्लस लेड नाइट्रेट और फाइनली किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गया, KNO3 बन गया और PbI2 बन गया। तो दिस इज अ केमिकल चेंज। अब देखिए एक्टिविटी नंबर 3, मिक्सिंग जिंक ग्रैनुअल्स, कि जिंक मेटल के छोटे छोटे टुकड़े लेके आप उनको HCl उसमें डाल दें एसिड या H2SO4 एसिड उसमें डालेंगे तो क्या होगा। तो देखिए ये NCERT की इमेज है। तो यहाँ पर एक फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया, उसको जिंक के ग्रैनुअल्स इनिशियली लिए, जो बॉटम में रखे गए हैं ये जिंक ग्रैनुअल्स हैं, ठीक है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, और उसमें हमने फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, आप HCl भी डाल सकते हैं। उसके बाद उनके बीच में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। तो इसको अगर आप कॉर्क लगाते हैं, उसके बीच में एक छोटी सी ग्लास ट्यूब लगाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस इस ग्लास ट्यूब से निकलती हुई बाहर जाएगी और इस ग्लास ट्यूब के बाहर वाले एज पे, इस एज पे अगर आप एक यहाँ पे कोई कैंडल पकड़ते हैं या कोई आप छोटी सी फ्लेम रखते हैं, तो जैसे H2 गैस बाहर निकलेगी वो जलेगी तो फ्लेम एकदम से बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि H2 गैस आ रही है उसकी वजह से एक्स्ट्रा कंबशन होगा। ओके, तो ये जो फ्लेम है उसमें एक पॉपिंग साउंड आती है, जैसे हाइड्रोजन गैस आएगी बाहर और वो जलेगी, उसकी एक छोटी सी पॉप जैसी साउंड आएगी। तो दैट पॉपिंग साउंड कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मतलब जिंक को HCl के साथ ट्रीट करें या H2SO4 के साथ ट्रीट करें, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। अब देखते हैं कि एक वीडियो जिसमें आपको डायरेक्टली दिखेगा कि किस तरह से बबल्स बनते हैं हाइड्रोजन गैस के। अब देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में ये पर्टिकुलर यहाँ पर जिंक लिया गया है, ये HCl एसिड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये तो आप जानते ही हैं क्या है, ठीक है। अब देखिए हमने एक एक पीस जिंक का दोनों एसिड में डाल दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, कितने फास्ट रिएक्शन हो रहा है और ये जो बबल्स निकल रहे हैं लगातार, ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है दोनों में। एक में रिएक्शन थोड़ा फास्ट है और एक में रिएक्शन थोड़ा स्लो है। अब जैसे ही आप इसके नज़दीक फ्लेम लेके जाते हैं, देखिए फ्लेम बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी ये भी जलना शुरू करेगी। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, तो आप लिख सकते हैं कि जिंक प्लस H2SO4 जो बनता है दैट इज कॉल्ड ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन। सो आई थिंक वी आर डन विद द 3 एक्टिविटीज और आपको ये तीनों एक्टिविटीज अच्छे से समझ आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द केमिकल इक्वेशंस।